हेलो स्टूडेंट्स, इट्स नीलम शर्मा। हम लोग हेगल के विजन्स की चर्चा कर रहे थे और उनकी आदर्शवादी परंपरा में नेक्स्ट स्टेप जो है उनकी विज़न का, वो है राज्य का स्थान। उनकी ऐतिहासिक व्याख्या में ये बिंदु अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। या सरल शब्दों में कहें तो हेगेल ने मानवीय विकास में स्वतंत्रता की चेतना को उसके राज्य के साथ संदर्भों के रूप में व्याख्यायित किया है। इसके लिए सबसे पहले उनका जो राजनीतिक चिंतन है और वहाँ राज्य को लेकर जो उनके विचार हैं, यदि हम उन्हें समझेंगे तो उनकी इतिहास की व्याख्या में इस बिंदु का क्या महत्व है, इसे हम समझ पाएंगे। एक्चुअली हेगेल ने विश्व को आंगिक एकता का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक ही समष्टि है और इसमें निहित प्रत्येक अंग आपस में जुड़ा हुआ है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है या कहेंगे सबसे आधारभूत जो पक्ष उन्होंने मांगना है, उसे आत्म तत्व या विचार की संज्ञा दी है। और इसलिए हेगेल का कथन है कि सत्य ही समग्र है और यह समग्र तत्व के ये जो विश्व है वो समग्र तत्व के विकास का ही परिणाम है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया कि उन्होंने तार्किक प्रक्रिया पर बल दिया, इतिहास में वास्तविकता से जोड़ा, उस समस्त जो चीज़ है, ये जो समस्त उनकी जो व्याख्या है, उसके जो आधार है, उसमें यही विचार या आत्म तत्व को बेसिक मानने का जो उनका विज़न है वो परिलक्षित होता है। और इसकी परिणति उनकी शक्तिशाली राज्य की अवधारणा में दिखाई देती है। हेगेल ने आत्म तत्व और द्वंद्ववाद के बाद राज्य को काफ़ी महत्व प्रदान किया। उनका मानना था कि राज्य मानव के विकास की चरमोत्कर्ष स्थिति होती है और राज्य एक्चुअली विश्व आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति है। जिस आत्म तत्व की हम बात कर रहे हैं वो अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में, या आत्म तत्व अपने समग्र प्रारूप में विश्वात्मा हो गया और अपने इस जो विश्वात्मा है या जो पूर्ण अभिव्यक्ति है उसमें वो राज्य के रूप में प्रकट होता है। इसीलिए राज्य सभी सामाजिक संस्थाओं का रक्षक और सर्वश्रेष्ठ हेगेल ने माना है। उन्होंने राज्य की उत्पत्ति को अन्य जो थिंकर्स हैं उनकी भांति किसी सामाजिक समझौते का स्वरूप नहीं मानकर उसे स्वयं में सर्वोच्च माना है। उनका मानना है कि राज्य की दैवी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि राज्य ही समाज का और इतिहास का अंतिम लक्ष्य है, और इसी दृष्टि से यह आत्म तत्व का भी अंतिम स्वरूप है। उन्होंने ये माना है कि राज्य विभिन्न अंगों का एक संपूर्ण स्वरूप है, यानी समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं वो अपनी संपूर्णता में, अपनी समग्र में राज्य के रूप में परिलक्षित होती हैं, ऐसा हेगेल का मानना है। तो इसलिए वो मानते हैं कि अलग अलग अंगों का स्वयं में महत्व नहीं होता है, बल्कि जब वो समग्र के रूप में एक इकाई राज्य के रूप में अस्तित्व में होते हैं तभी उसका महत्व बढ़ता है। इसलिए वो मानते हैं कि इसीलिए मानव अपनी सभी आध्यात्मिक वास्तविकताओं को राज्य के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने व्यक्ति को राज्य के अधीन माना है। उनका मत है कि राज्य का व्यक्ति पर पूर्ण अधिकार होता है और राज्य के प्रति कर्तव्य पालन करना व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं राज्य का ही अंग होता है, राज्य का ही हिस्सा होता है। उनका ये मत है कि नैतिकता स्वयं राज्य द्वारा ही स्थापित
की जाती है, इसलिए राज्य पर किसी प्रकार की नैतिक कानून या नैतिकता की बंदिशें लागू नहीं होती हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हेगेल जो राज्य का स्वरूप हमें बता रहे हैं वो एक्चुअली राज्य की अवधारणा एक सर्वशक्तिशाली और निरंकुश मानी जा सकती है, या हम कहेंगे कि जैसा हॉब्स के लेविथान में राज्य जिस शक्तिशाली रूप में प्रकट हुआ है, एक्चुअली हेगेल ने राज्य को उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली स्वरूप में प्रकट किया है, क्योंकि आपातकाल या संकट काल के कुछ संदर्भों में कम से कम हॉब्स व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध कुछ अधिकार तो प्रदान करते हैं, लेकिन हेगेल की दृष्टि में तो व्यक्ति मात्र एक साधन है और अंतिम उद्देश्य सिर्फ राज्य ही है। तो इसलिए राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उन्होंने राज्य को ही अपने आप में पूर्ण, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च और माना है, और उन्होंने इसे व्यक्ति, नैतिकता और अन्य सभी संस्थाओं से श्रेष्ठ और शक्तिशाली माना है। और उनका मत है कि राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पोषक है, तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अवरुद्ध नहीं करता है। हालांकि अगर तर्क की कसौटी पर करी जाए तो ये दोनों मत विरोधी प्रतीत होते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपना स्वयं का विश्लेषण देते हैं। उनका मत है कि स्वतंत्रता बंधनों से मुक्ति न होकर उसकी अधीनता में है। तो ये भी उनका अपना अलग विश्लेषण है स्वतंत्रता को लेकर, और इस संदर्भ में वो मानते हैं कि राज्य से विलग अपने आप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो राज्य के नियमों का पालन करना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में रखती हैं। तो ये उनका अपना मत है राज्य को लेकर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर। बट हम जब ऐतिहासिक व्याख्या में उनकी इस मत की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि राज्य की शक्तियों के संदर्भ में उनका जो विज़न है वो अत्यंत ही रूढ़िवादी है, और हेगेल परंपरागत कबीलाई समाज से एक उचित समाज के विकास को तर्कपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, और वह स्वतंत्रता को जीवन का आधार मानते हैं। हालांकि उसकी अपनी डेफिनेशन उनकी, और उनका मानना है कि स्वतंत्रता का विकास निपुण और संपूर्ण आत्म तत्व के विकास में ही निहित है, और ये आत्म तत्व की संपूर्णता एक्चुअली वो उसकी परिणति उसे राज्य के रूप में ही मान रहे हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने संवैधानिक राजतंत्र को मानव की स्वतंत्रता का पोषक माना है, और स्वतंत्रता की चेतना का विकास वैसी राज्य व्यवस्था में ढूंढते हैं। इसलिए वे व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राज्य को दोनों का आधार इस चीज़ अपने इस वक्तव्य को मानते हैं कि तर्क वास्तविक है तथा वास्तविकता तर्कशील है, और जिसमें तर्क के आधार पर स्वतंत्रता प्राप्त की जाती है, और इसमें राज्य अति गौरवशाली तत्व है। और उनके अनुसार इसी राष्ट्र राज्य में नैतिक एवं क्रमिक विकास के माध्यम से मनुष्य स्वार्थ से ऊपर उठकर सार्वभौमिक व सभ्य समाज की स्थापना करता है। अतः हेगेल की इतिहास व्याख्या में राज्य सर्वोच्च है, सर्वशक्तिशाली होने के साथ साथ तर्कशील, स्वतंत्रता की चेतना का पोषक तथा वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से समन्वय को स्थापित करने वाला है, और राज्य ही क्रमिक विकास प्रक्रिया के माध्यम से एक निपुण राष्ट्र की स्थापना करता है। तो ये इतिहास व्याख्या में जो हेगेल का राजनीतिक चिंतन था वो इतिहास व्याख्या में किस प्रकार से उनके विजन्स को स्पष्ट कर रहा है, इससे स्पष्ट होता है। अब हेगेल की इस दर्शन की, इस विजन की अनेक समालोचनाएँ हुई हैं, या हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। हेगेल के इतिहास दर्शन को सामान्यतः जटिल और संदेहास्पद माना जाता है। कई विद्वान की अनेक प्रकार से आलोचना करते हैं।
हेगेल इतिहास की प्रक्रिया के विकास को तर्कपूर्ण मानते हैं, लेकिन साथ साथ ही वे कहते हैं कि इस प्रक्रिया का पूर्वाभास हो जाता है। तो ये दोनों ही तथ्य जो हैं या कथन जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। और आलोचक ये मानते हैं कि हेगेल जहाँ अनुभव सिद्ध इतिहास की बात करते हैं, वहीं इसके पूर्वानुमान को भी मान लेते हैं। तो दोनों बातें चूँकि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, तो एक साथ ही सही कैसे मानी जा सकती हैं। यदि बाह्य रूप से देखें तो लगता है कि इतिहास अनुभव सिद्ध घटनाक्रम और क्रियाओं का समावेश है और इसके पीछे विचार और उस घटनाक्रम के बीच संबंध है। किंतु ये घटनाक्रम कैसे होते हैं या किस प्रकार से होते हैं, इसका पता लगाना अपने आप में ही काफ़ी जटिल है या असंभव सी कार्य है। क्योंकि जब हेगेल ये कहते हैं कि इतिहास अनुभव सिद्ध घटनाक्रम और क्रियाओं का समावेश है तथा इसके पीछे विचार और उस घटनाक्रम के बीच संबंध है, तो इसका मतलब होगा कि हेगेल एक और तो शोधकर्ताओं को दस्तावेजों का अनुभव सिद्ध पद्धति से अध्ययन करने की बात कह रहे हैं और दूसरी ओर उस घटनाक्रम के बारे में अनुमान लगाने की बात कह रहे हैं। यानी प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही प्रणालियों को या दोनों ही तार्किक माध्यमों को अपनाने की बात कह रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ एक दूसरे की विरोधी हैं। तो इससे एक तरह की आलोचना के लिए स्पेस पैदा होता है हेगेल के दर्शन में। कई आलोचक हेगेल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत को विरोधी या अंतर विरोधों से युक्त या विरोधाभासी भ्रम पैदा करने वाला मानते हैं, क्योंकि ये अत्यंत ही हेगेल के दर्शन की सारी व्याख्या इसी द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर टिकी हुई होती है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इतिहास में संपूर्ण प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती, या ये मानना कि इतिहास में संपूर्ण प्रक्रिया सिर्फ वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में होती है, ये अपने आप में एक उचित मत नहीं है बल्कि एक गलत मत है। और इसके आधार पर संपूर्ण इतिहास की व्याख्या किया जाना ही अपने आप में एक सही नहीं ठहराया जा सकता है। हेगेल भी फिश्ते की भांति ये मानते हैं कि इतिहास का अंत वर्तमान में हो जाता है। हेगेल के अनुसार वो ये मानते हैं कि इतिहासकारों के पास भविष्य की जानकारी हेतु स्रोतों और प्रामाणिक तत्वों का अभाव होता है। इसलिए इतिहासविदों के लिए भविष्य एक बंद पुस्तक की भांति है जिसमें वो झांक नहीं सकती हैं। और क्योंकि भविष्य ऐसा घटनाक्रम है जो घटित नहीं हुआ है बल्कि होने वाला है या होगा, तो हमें भविष्य के उद्देश्य का ज्ञान नहीं है और वो संभावनाओं से भरा हुआ है, तो उसे हम इतिहास की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो उनके हिसाब से वर्तमान तक ही हम इतिहास को मान सकते हैं। लेकिन आलोचक हेगेल के इस विचार से कि इतिहास वर्तमान में ही समाप्त हो जाता है सहमत नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे तो बहुत सारी अनेक आलोचना के द्वार खुल जाते हैं। इससे इतिहास की समाप्ति वर्तमान में मानना अपने आप में वर्तमान को गौरवान्वित और महिमामंडित करना हो जाएगा, या हम कह सकते हैं वर्तमान स्वरूप या आदर्श का स्वरूप हो जाएगा। जबकि वर्तमान में भी अनेक प्रकार की मतलब आदर्श स्थिति तो नहीं माना जा सकता है ना। तो अनेक आलोचक इस आधार पर आलोचना करते हैं कि आप इतिहास को वर्तमान में इतिहास का अंत मान लेते हैं। और उनके दर्शन की ये भी आलोचना की जाती है कि उन्होंने राजनीतिक इतिहास पर काफ़ी बल दिया है, या फिर उनके जो राजनीतिक चिंतन है या राजनीतिक जो राज्य को लेकर विचार हैं, उनका इतिहास की व्याख्या में उन्होंने काफ़ी अपने आप को वो ज़्यादा हावी हो गए हैं या ज़्यादा प्रभावी हो गए हैं। तो इतिहास की समीक्षा में मात्र राजनीतिक कारणों को ही महत्व देना इतिहास को एकांगी बना देता है, उसे त्रुटिपूर्ण बना देता है, या उससे हम इतिहास के संपूर्ण इतिहास होने का दावा नहीं कर सकते हैं, या हम इतिहास के सटीक इतिहास होने का दावा नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने राजनीतिक चिंतन को काफ़ी प्रभावी बनाया है इतिहास व्याख्या में। अगर हम इसे
इसका समीक्षा करें हेगेल के आदर्शवादी इतिहास की, तो इसमें अनेक त्रुटियां हैं, लेकिन बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, विशिष्टताएं भी हैं। यद्यपि हेगेल पर जैसा कि हम पहले लेक्चर में स्पष्ट कर चुके हैं कि अनेक विचारकों का प्रभाव रहा है, और उन्होंने, लेकिन फिर भी उन विचारकों के प्रभाव के उपरांत भी हेगेल ने अपनी अनेक मौलिक विचार भी दिए हैं। जैसे द्वंद्वात्मक पद्धति उनका अपना विशिष्ट विचार है, और उनका वर्णन सिर्फ तथ्य संग्रह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न कारकों में कारण व परिणाम और आपसी संबंधों का वर्णन भी समाहित किया है उन्होंने विश्वात्मा, आत्म तत्व, राज्य व स्वतंत्रता आदि अवधारणाओं के विश्लेषण के बिना इतिहास की व्याख्या को समझना कठिन है। ऐसा पक्ष भी इतिहास के लिए ऐसा व्याख्या या ऐसा दर्शन है, ऐसा विज़न प्रस्तुत किया है। इतिहास को द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में इतिहास के क्रमिक विकास को उन्होंने स्थान देने की कोशिश की है। यद्यपि कुछ आलोचक हेगेल की व्याख्या से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं लगते हैं, लेकिन हेगेल के योगदान को इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि हेगेल की व्याख्या का प्रभाव उनके बाद के अनेक चिंतकों पर पड़ा है, जिनमें लुडविन, फेवर वेच और कार्ल मार्क्स आदि प्रमुख हैं। और बाद में इन लोगों ने भी, जैसे कि मार्क्स हैं, उन्होंने भी अपना भौतिकवाद प्रस्तुत किया, तो वहाँ हेगेल का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हेगेल ने जो इतिहास की व्याख्या की है, उसकी अनेक आलोचनाएं हैं, अनेक कमियां हैं, तो साथ ही अपनी अनेकों विशेषताएं भी हैं, जो इतिहास के पाश्चात्य जगत में इतिहास के जो विजन्स हैं, उनमें हेगेल का विजन एक प्रमुख विजन के रूप में, या हेगेल का दर्शन, इतिहास दर्शन एक प्रमुख दर्शन के रूप में स्थापित होता है, जिनके माध्यम से। थैंक यू।